आपको स्टॉक बाय करने के लिए, किसी स्टॉक को खरीदने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। वो दो चीजें क्या क्या हैं? एक तो होती है बुनियादी तज्जिया, यानी माली एतबार से कंपनी का फंडामेंटल चेक करना। और दूसरा होता है स्टॉक का प्राइस चेक करना, उसके माजी के डाटा को, यानी माजी के प्राइस मूवमेंट को ट्रैक कर कर अगले प्राइस को वो क्या करना, अगले प्राइस को आइडेंटिफाई करना कि हमारी जो एंट्री बनने वाली है, यानी हम इस स्टॉक को कहाँ पर बाय करने वाले हैं। तो वो प्राइस से ही, यानी टेक्निकल एनालिसिस से ही हम कवर कर पाएंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो टेक्निकल एनालिसिस के ताल्लुक से है। और इसमें आज हम बयान करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और इसी के साथ ट्रेंड लाइन, और इसी के साथ डिमांड एंड सप्लाई। सबसे पहले आप समझिएगा डिमांड एंड सप्लाई। ये दो ऐसे जोन होते हैं किसी स्टॉक के अंदर कि जहां से प्राइस बाउंस करता है और फिर डाउन होता है, यानी अप और डाउन। ये प्राइस सप्लाई एंड डिमांड पर ही चलता है। वो कैसे? अब आप देख रहे हैं कि जो स्टॉक मार्केट होती है, जब शेयर बाय किया जाता है तो दो पार्टीज होती हैं, दो बंदे होते हैं, एक खरीद रहा होता है, एक बेच रहा होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई रोबोट काम कर रहा हो या कोई और सिस्टम काम कर रहा हो, बल्कि नहीं, फिजिकली दो बंदे काम कर रहे होते हैं, एक खरीदता है तो एक बेचता है। अगर खरीदार नहीं है तो बेचने वाला अपना स्टॉक ऑर्डर पे लगा देगा और वो ऑर्डर पेंडिंग पे पड़ा रहेगा। इसी तरीके से अगर कोई बाय करने वाला है और इधर अगर सेलर नहीं है, तो बाय करने वाला जो होगा उसने अपना ऑर्डर लगा दिया और वो ऑर्डर क्या होगा, फिर पेंडिंग में पड़ा रहा, पर वो पड़ा रहेगा जब तक उसको कोई सेलर न मिल जाए, क्योंकि ये बायर और सेलर का ही गेम होता है। अब देखिएगा जो रेड कैंडल होती है ये सेलर को दर्शाती है कि हाँ यहाँ से सेलिंग हुई है, इस साइड से क्या हुई है, सेलिंग हुई है। और ये बाद जो ग्रीन कैंडल होती हैं, हरी कैंडल है, ये क्या, यहाँ से बाइंग हुई है, यानी खरीदा गया है। तो इस तरीके से एक स्टॉक को खरीदा और बेचा जाता है। और डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट इसके अंदर फीड होता है। जब डिमांड बढ़ती है तो स्टॉक का बड़ा प्राइस क्या होता है, वो बढ़ता है। और जब सप्लाई बढ़ती है तो डिमांड वो, यानी जब सप्लाई बढ़ती है तो स्टॉक का प्राइस गिरता है। बेसिक सी आप एक मिसाल आपको दूं, आप समझिएगा कि कुछ वक्त पहले टमाटर का भाव क्या हुआ था, एकदम बाउंस कर गया था, बढ़ गया था। वो वजह क्या थी? क्योंकि टमाटर जो था उसकी डिमांड ज्यादा थी और जो सप्लाई हो रही थी वो बिल्कुल कम हो गई थी। मंडियों में टमाटर कम पहुंच रहा था, उसको खरीदने वाले लोग ज्यादा हो गए थे, यानी डिमांड ज्यादा कर रहे थे, उसकी मांग ज्यादा कर रहे थे। जब उनकी मांग ज्यादा हो रही थी और सप्लाई ने कम हो गई, तो फिर क्या होता है, उस टमाटर का प्राइस क्या होता है, बाउंस बैक हो गया था, यानी ऊपर चला गया था। तो इसी तरीके से जब उसकी सप्लाई ज्यादा हुई, पैदावार हुई, और फिर उसकी मंडियों में सप्लाई ज्यादा हुई, तो फिर क्या हुआ, उसका प्राइस कम हो गया, क्योंकि अब टमाटर ज्यादा आ चुका है मंडी में, अब खरीदार कम है। क्या है, जो डिमांड थी वो कम हो चुकी है, तो फिर क्या होता है, इस टमाटर का प्राइस डाउन आ जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी इस्तेमाल किया जाता है और ये यहाँ पे चलता है। यानी जब किसी स्टॉक के अंदर डिमांड आती है तो स्टॉक का प्राइस बढ़ता है, और जब सप्लाई आती है, यानी खरीदार यानी बेचने वाले आते हैं, तो फिर क्या होता है, स्टॉक का प्राइस गिर जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए हम इस जगह पर देखते हैं। जब हम इस जगह पर, एक मिनट रुकिएगा मुझे ये, हाँ, अब आप देखिएगा।
सबसे पहले मैं डिमांड एंड सप्लाई को आपको समझाता हूँ। ठीक, वो आप समझिएगा। फिर उसके बाद हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आपको समझा दूंगा वो। यानी डिमांड, अब देखिएगा, यहां से इस जोन से क्या हुई है, इस स्टॉक के अंदर डिमांड बढ़ी है। क्या बढ़ी है? डिमांड बढ़ी है। यानी यहाँ पे खरीदार जो थे वो यहाँ पे आए हैं, और यहाँ से फिर प्राइस बाउंस हुआ है ऊपर की साइड। अब ये जो जोन है, ये जोन किसका है? सेलर वाला जोन कहलाएगा। यानी यहाँ सप्लाई, ये सप्लाई जोन है, डिमांड एंड सप्लाई, ये तो डिमांड जोन कहलाएगा और ये सप्लाई जोन कहलाएगा। जहां से अब मार्केट एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ बढ़ती है, यानी वॉल्यूम के साथ एक स्टॉक का प्राइस बढ़ता है, तो समझिएगा कि यहाँ क्या हुई है, डिमांड क्रिएट हो रही है और यहाँ लोग खरीद रहे हैं और उसका प्राइस बढ़ रहा है। और इसी तरीके से जब सप्लाई आती है तो एक सेलर वहां पे इंटरेस्ट होते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, अपने स्टॉक को, वो ऑलरेडी जिनके पास स्टॉक था वो क्या कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं और वो निकाल रहे हैं। अब एक मिनट रुकिएगा, मुझे एक मिनट दीजिएगा। अभी आप देखिएगा कि ये जो जोन है, एक मिनट, ये जो जोन है ये किसका जोन है? ये सेलर का जोन है। यानी ये वाला जोन, एक मिनट में ये और कर देता हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से समझ। अब देखिएगा, ये जो जोन है ये किसका है? यहाँ पे जो क्रिएट हुई है वो क्या हुई है? सप्लाई। यानी आप देखिएगा कि यहाँ इस जोन को ये लोग बार बार टेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ सप्लाई आए, लेकिन नहीं हो पा, यहाँ डिमांड क्रिएट हो, लेकिन डिमांड यहाँ पे क्रिएट हो ही नहीं रही है, बल्कि सप्लाई। सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं, यानी बेच रहे हैं अपने स्टॉक्स को। ये इस तरीके से फिर एक प्राइस डाउन आता है यहाँ। जब डाउन आता है तो यहाँ पे भी एक जोन क्रिएट हो जाता है। ठीक, ये एक जोन क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। तो ये जोन भी क्या है? ये डिमांड का जोन है। यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है, नीचे नहीं आता है। अब इसी को अगर आप पीछे देखते हैं जाकर, एक मिनट में इसको देख आउटपुट करता हूँ। आप इसको यहाँ से देखिएगा, देखिए हमने यहाँ क्रिएट किए थे ये जोन। ये क्या था? ये डिमांड, यहाँ से प्राइस बढ़ा है, प्राइस ऊपर गया देखिएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आया है, फिर यहाँ जब क्या हुआ है, एकदम डिमांड जब क्रिएट हुई है मार्केट के अंदर, तो यहाँ से फिर यहाँ तक भी गया है, ऊपर की साइड यहाँ तक, हाफ तक, इत तक यहाँ तक प्राइस गया है। लेकिन फिर इसको ब्रेक किया और फिर इस तरीके से क्या हुआ, ये यहाँ फिर यहाँ पर आकर रुका है प्राइस, क्योंकि ये क्या है? सप्लाई वाला जोन है, डिमांड एंड सप्लाई, यानी ये सप्लाई है। यहाँ पे सेलर, यहाँ फिर नीचे आया, फिर इसी तरीके से प्राइस बाउंस बैक करते हुए ऊपर गया। तो ये इस तरीके से जोन निकालने होते हैं। अब इन्हीं को दूसरी अगर लैंग्वेज में समझा जाए, इन्हीं को क्या कहेंगे? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, वो आप समझिएगा। सपोर्ट का मतलब क्या होता है ये आप पहले समझ लीजिएगा, और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है ये आप समझ लीजिएगा, फिर हम चार्ट पर क्रिएट कर कर आपको दिखा देंगे। सबसे पहले सपोर्ट एक ऐसा पॉइंट है जहां कीमत नीचे जाकर रुक जाती है और वापस ऊपर आना शुरू होती है, क्योंकि वहां खरीदार ज्यादा होते हैं। रेजिस्टेंस वो पॉइंट है जहां कीमत ऊपर जाकर रुक जाती है और वापस नीचे आना शुरू होती है, क्योंकि वहां बेचने वाले ज्यादा होते हैं। यानी आप समझिएगा, सपोर्ट एक ऐसा पॉइंट है जहां कीमत नीचे जाकर रुक जाती है। सपोर्ट का मतलब क्या है? किसी चीज को सपोर्ट लगाना, किसी चीज को रोकना। तो अब आप देखिएगा
मैं एक सपोर्ट जोन बनाता हूं, ठीक। सपोर्ट जोन यहां। अब ये क्या है, ये एक मैंने सपोर्ट जोन यहाँ पे बनाया। अब वो आप समझिएगा, प्राइस यहाँ ओपन होता है और इस तरीके से ऊपर जाता है, फिर प्राइस की क्लोजिंग क्या होती है, फिर दूसरे दिन प्राइस नीचे आता है। और आप इस विक की यानी इस कैंडल की शेडो देखिएगा कि वो ये तीनों तीनों कैंडल, ये जो तीन कैंडल, एक दो तीन, ये तीनों कैंडल कहाँ सपोर्ट ले रही हैं, यानी इस जगह पर। सपोर्ट का मतलब क्या, जैसे आप अगर गेंद को धरती पे मारते हैं तो धरती से क्या होती है, वो गेंद उछलती है ऊपर की साइड, यानी ऊपर चलती है, वो नीचे तो जाएगी नहीं। तो ऊपर इस तरीके से जैसे ही सपोर्ट पे प्राइस आता है तो वो ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे देखिएगा, बिला आखिर ये प्राइस यहाँ से क्या हुआ, एकदम ऊपर की साइड निकल गया। तो इसको क्रिएट करने के लिए हमें क्या करने होते हैं, एक दो पॉइंट को हमें वो मैच करने होते हैं। अगर हम जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम एक सपोर्ट बनाएंगे, तो एक सपोर्ट तो ये होगा, अगर अब देखते हैं यहाँ पे अगर हम लाइन बनाते हैं तो एक टच, दो टच, तीन चार पांच टच, इस तरीके से हमें क्या मिलते हैं, इस तरीके से हमें टच मिलने चाहिए। जितने ज्यादा होंगे इतना बेहतर होगा। तो अब आप देखिए कि एक सपोर्ट तो इसके लिए ये था, तो ये इसके लिए मेन सपोर्ट होगा। और ये भी एक सपोर्ट है। तो सपोर्ट का मतलब होता है कि प्राइस वहां आकर रुकेगा और रुकने के बाद प्राइस वहां से बाउंस बैक होगा और वापस ऊपर की साइड निकल जाएगा। तो अब आप देखिएगा कि ये सपोर्ट वाला जोन था, यहाँ पे प्राइस रुका रहा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ऊपर चला गया। फिर प्राइस जब भी इसके पास आया तो सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया, ठीक। इस तरीके से इसको फिर ब्रेकआउट किया, यानी जब प्राइस को ब्रेकआउट किया तो एकदम नीचे चला गया, इस तरीके से। तो आप देखिएगा प्राइस को फिर ये सपोर्ट लाइन को क्रॉस किया, लेकिन फिर दोबारा जब यहाँ पे आया तो फिर एक बार क्या हुआ, प्राइस रुका है और यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ ऊपर की साइड निकल गया। और फिर इस कैंडल में आप देखिएगा, ये जो बड़ी वाली कैंडल जिसकी शेडो बनी हुई है, इसने भी यहाँ तक सपोर्ट लिया था, यहाँ से फिर ये बाउंस बैक हुई है। तो ये क्या कहलाएगा, इसके लिए ये सपोर्ट वाला एरिया कहलाएगा। ये भी सपोर्ट, ये जोन जो ये नीले का रेजिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, ये क्या है, सपोर्ट। आप देखिएगा कि प्राइस यहाँ के एक दिन रुका है, कितने दिन रुका है, म्यूट कर दो इनको। और कहाँ चल दी पूरी टीम। तो आप समझिएगा, तो ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ये भी एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम करे। देखिए कि यहाँ प्राइस कितने दिन रुका रहा, इसके नीचे प्राइस नहीं आया, यहीं पे सपोर्ट लेता रहा। उसके बाद इसको ब्रेकआउट किया, लेकिन फिर ऊपर आ गए, एक किंडल ये रुकी, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर ये किंडल ये रुकी। तो ये इस तरीके से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो सपोर्ट हम इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्राइस कहाँ अपने आप को ठहराव दे रहा है, प्राइस कहाँ अपने आप को रोक रहा है। तो वो जोन हमें क्या करना होता है, तलाश करना होता है, ठीक। इसी तरीके से अब हम आते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, वो आप समझिएगा कि रेजिस्टेंस वो पॉइंट है जहां कीमत ऊपर जाकर, कहाँ, ऊपर जाकर रुक जाती है और वापस नीचे आना शुरू होती है, क्योंकि वहां बेचने वाले ज्यादा होते हैं। अब आपको मैं एक रेजिस्टेंस जोन भी ये ड्रॉ कर आपको बता देता हूँ। ये क्या है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक। ये क्या है, रेजिस्टेंस जोन कहलाएगा। अब प्राइस जब भी यहां गया तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक दो पॉइंट को अटैच करना होता है, इस तरीके, ये पॉइंट ये एक, तो ये हो गया पूरा जोन, और ये हो गया। तो ये जो अब जो प्राइस आ रहा है, ये करंट में जो प्राइस चल रहा है इसका, तो ये यहाँ पे क्या ले सकता है, रेजिस्टेंस ले सकता है, यानी यहाँ से ये प्राइस नीचे आ सकता है। क्यों आ सकता है, इसलिए कि माजी में
जब हमने देखा तो ये प्राइस यहीं से क्या हुआ था, डाउन हुआ था, यानी ये रेजिस्टेंस लिया था। रेजिस्टेंस का मतलब होता है छत। अगर हम बॉल को छत के ऊपर मारेंगे तो छत से पार नहीं होगी, बल्कि छत में लगकर बॉल वापस नीचे आ जाएगी। तो रेजिस्टेंस का मतलब ये, यानी प्राइस जब उससे टच होता है तो प्राइस नीचे आ जाता है। तो हमने ये चेक किया, यानी अब फिलहाल हम इस कंडीशन पे, अब हम यहाँ पे, हम अब यहाँ सोच रहे हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो हम माजी का डाटा देखते हैं, चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि प्राइस कहाँ पर रुका है, प्राइस ने रेजिस्टेंस किस जगह पर लिया है, यानी वो किस जगह से बाउंस यानी नीचे की साइड गया है। तो ये हमें एक जोन मिलता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ से हम माजी में, यानी यहाँ से प्राइस क्या हुआ, एकदम डाउन हुआ है। यानी जुलाई के महीने में प्राइस यहाँ से डाउन हुआ है, और फिर इसी तरीके से आप देखते हैं अगस्त के महीने में यहीं से इसी जोन से क्या हुआ, डाउन हुआ है। तो अब आने वाले वक्त में शायद कि ये प्राइस यहाँ से ये डाउन हो जाए, क्योंकि ये अक्सर अपने हिस्ट्री को दोहराते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ये जोन, ये सपोर्ट कहलाएगा, और ये रेजिस्ट, ये तो रेजिस्टेंस कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, सपोर्ट वाला एरिया। और यही डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। डिमांड, यहां से प्राइस बाउंस बैक इसलिए होता है कि यहाँ पे खरीदार, वो खरीदार ज्यादा होते हैं, और यहां से रेजिस्टेंस से प्राइस इसलिए गिरता है कि यहाँ पे बेचने वाला ज्यादा ज्यादा होते हैं, सेलर। इसलिए इसको सेलर वाला जोन भी कह सकते हैं, और सप्लाई वाले जोन भी कह सकते हैं, रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। और इस जोन को आप क्या कह सकते हैं, सप्लाई वाला जोन कह सकते हैं, और बायर वाला जोन भी कह सकते हैं, और सपोर्ट भी कह सकते हैं। अब हर कोई आपको अलग अलग अंदाज में समझाएगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम कवर करने वाले हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में आप जान, डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है। तो वो इस तरीके से हर एक का कॉन्सेप्ट होता है। ये तो आपने बेसिक समझ लिया कि डिमांड एंड सप्लाई और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या चीजें हैं। तो इसके बाद आता है एक ट्रेन लाइन। ट्रेन लाइन किसको कहा जाता है वो आप समझ लीजिएगा, फिर यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। ट्रेन ट्रेन लाइन एक एक सीधी लाइन होती है जो चार्ट पर कीमतों की सिमत को दिखाती है, सिमत को दिखाती है, यानी एक सिमत को दिखाती है ट्रेन लाइन की, प्राइस किस सिमत में जा रहा है, किस साइड जा रहा है। तो ट्रेन लाइन क्या होती है, जो चार्ट पर कीमतों की सिमत को दिखाती है। अगर कीमत मुसलसल ऊपर जा रही हो, क्या, अगर कीमत मुसलसल पे दर पे लगातार ऊपर जा रही हो तो हम ऊपर जाती हुई ट्रेन लाइन बनाते हैं, और अगर नीचे जा रही हो तो नीचे जाती हुई ट्रेन लाइन बनाते हैं। ये लाइंस हमें मार्केट के सिमत समझने में मदद देती हैं, सिमत मदद देती। अब आप समझिएगा, मैं आपको एक बार ड्रॉ कर कर यहाँ दिखा देता हूँ। एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको यहाँ पे क्या करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ एक ट्रेन लाइन, ठीक। ट्रेन लाइन में यहाँ पे इस तरीके से, ये एक क्या है, ट्रेन लाइन। हम यहाँ एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक। आप समझिएगा, ये एक पूरा हमें व्यू मिल रहा है यहाँ पे। हम एक ट्रेन लाइन इस जगह से उठाते, देखिएगा ये टूल्स होते हैं ट्रेडिंग व्यू पे या आप अपने ब्रोकर पे, ये हर जगह पे अवेलेबल होते हैं, ये टूल होते हैं। तो आप ट्रेन लाइन यहाँ से उठाएंगे, ठीक है। ये इस साइड देखिएगा, ये ट्रेन लाइन, इसको हम लेते हैं और हम इसको अटैच करते हैं, देखिएगा इसमें कम से कम 2 पॉइंट अटैच होने जरूरी हैं, इस तरीके से, ठीक। ये ट्रेन लाइन इस तरीके से ड्रॉ की जाती है, ठीक। और आप इसको इस तरीके से, यानी आप इसको आसानी के साथ यहाँ पे देखिएगा, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। तो ये क्या है, ये ट्रेन लाइन है। तो अब एक होती है ट्रेन लाइन जब प्राइस ऊपर की साइड जा रहा हो, तो हाँ पे दर पे, यानी लगातार जब प्राइस ऊपर की साइड जा रहा हो, यानी हायर हाई बनाता हुआ प्राइस ऊपर की तरफ निकल रहा हो, तो हम जो ट्रेन लाइन लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, अप वाली ट्रेन लाइन। तो ये क्या दर्शा रहा है, अब आप देखिएगा कि इस ट्रेन लाइन से पता चल रहा है कि प्राइस क्या है,
अप साइड निकल रहा है। तो एक हमें ट्रेंड मिल गए, यानी एक हमें सिमथ मिल गई है। तो हमें और आसानी हो जाएगी कि हाँ, प्राइस का जो ट्रेंड है, यानी प्राइस का जो सिमथ है, वो हमें मालूम है। सबसे बड़ी कमी इस फील्ड के अंदर लोग क्या करते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं आकर, लेकिन क्या करते हैं, उनको ये तक नॉलेज नहीं होती कि हम इस स्टॉक को बाय तो कर रहे हैं, लेकिन हमें इस स्टॉक की डायरेक्शन मालूम नहीं, यानी कोई सिम्थ मालूम नहीं है। आपको सबसे पहले स्टॉक को बाय करने के लिए जो चीज देखनी होती है, वो तो फंडामेंटल सबसे पहले चेक करेंगे, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस चेक करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस चेक करते हुए आप देखेंगे कि इस स्टॉक की डायरेक्शन किस साइड है, यानी ये स्टॉक किस मूवमेंट में है, यानी किस साइड इसकी डायरेक्शन है, वो आपको चेक करनी होती है, वो आपको ट्रैक करनी होती है। वो किससे आप मालूम कर सकते हैं, वो आप ट्रेंड लाइन से मालूम कर सकते हैं। जब तक आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना नहीं सीखेंगे, या फिर इसी तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और फिर इसी तरीके से डिमांड एंड सप्लाई, ये एक बेसिक नॉलेज है, थोड़ी थोड़ी सी है, लेकिन आप एक बार इनको दिमाग में बिठा लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा, फिर आप उनको प्रैक्टिकल अपने चार्ट पर इस्तेमाल कीजिएगा। आपको जो प्राइस है उसके समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो ट्रेंड लाइन जो होता है, ये क्या दर्शाता है, एक ऐसी सिमत को दर्शाता है जो प्राइस कि वो किस साइड जा रहा है। अब देखिएगा कि अगर प्राइस पे दर पे कंटिन्यू अगर ऊपर साइड है, तो हम ट्रेंड लाइन इस तरीके से अप साइड की तरफ लगाएंगे। अब हमें इस स्टॉक के बारे में इल्म है कि इस स्टॉक का जो प्राइस है वो अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, यानी इसका जो प्राइस है वो ऊपर की साइड निकल रहा है। तो हमें फिर वो जगह तलाश करनी होती है कि इस स्टॉक के अंदर हम बाय कब करें, यानी इस स्टॉक के अंदर हम बाय कब करें। तो वो आप थोड़ा सा जो टेक्निकल एनालिसिस करनी होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको तलाश करने होंगे। उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई, यानी कहाँ से डिमांड बढ़ने वाली है स्टॉक के अंदर, आपको फिर वो जोन तलाश करना होता है। माजी में जब भी आप देखेंगे कि जहां से एक अच्छा खासा अप वो आता है, अप मूव आता है, आप यहां तक देखिएगा, देखिए ये एक जोन था, ठीक, ये एक जोन था। क्योंकि अब आपने पूरा चार्ट देखा इस तरीके से, तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये भी एक ऐसा जोन है कि यहाँ से क्या हुआ है, प्राइस ऊपर की साइड गई, ये एक सपोर्ट जोन है, ये एक डिमांड जोन है। यहाँ से जब भी प्राइस आया है, तो एक बार माजी में प्राइस यहाँ से ऊपर गया है, अब दोबारा प्राइस यहाँ आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या रिस्क ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, प्राइस फिर ऊपर की साइड गया है। तो एक चार्ट को आप जब भी देखेंगे, तो उस चार्ट को आप देखिएगा कि उसकी डायरेक्शन क्या है, उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस जगह पर बन रहे हैं, और डिमांड एंड सप्लाई वाले जो एरियाज होते हैं वो कहाँ पे बन रहे हैं। ये सारी चीजें हमें क्रैक क्रैक करनी होती हैं। तो इसी के साथ हमने ट्रेंड लाइन को समझा। ठीक, ये तो ट्रेंड लाइन जो थी हमारी, ये क्या थी, अप साइड की ट्रेंड लाइन, इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। ठीक, और अगर डाउन ट्रेंड में आपको प्राइस कंटिन्यू ऐसा दिख रहा है कि जो प्राइस यानी लगातार नीचे गिर रहा हो, तो अब आप देख सकते हैं इस तरीके से आप लगा सकते हैं, ठीक, अप डाउन में, यानी जब प्राइस कंटिन्यू नीचे गिर रहा हो, तो उसमें आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, अब समझते हैं। ये तो हो गई कब तक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और डिमांड एंड सप्लाई, ये चीजें कवर कर ली। और अब होता है एक जो मेन इसमें आता है, वो आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि आप अपनी सरमायाकारी में होने वाले नुकसान के इम्कान को कम करने की कोशिश करें। ये चंद आसान तरीकों से आप क्या कर सकते हैं, अपने रिस्क को
मैनेज कम कर सकते हैं। देखो, टेक्निकल एनालिसिस में आपको बहुत सी चीजें हैं जो और भी हैं, आने वाली क्लासेस के अंदर समझाई जाएंगी। लेकिन इसी के साथ मैं आपको अब यहाँ ये टूल्स आप समझ लीजिएगा, ठीक। ये टूल्स यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, ये लाइंस वाली ट्रेंड लाइन, रो इनको में इस तरीके से आपको हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो ये इस तरीके से आप यहाँ से पैरेलल चैनल भी यहाँ से आप लगा सकते हैं। पैरेलल चैनल का मतलब क्या होता है, आप इस तरीके से देखिएगा कि ये एक पैरेलल चैनल, इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो इसको आप देखिएगा कि इसी के अंदर ये प्राइस चल रहा है, ठीक। ये प्राइस इसी के अंदर चलता रहेगा, और जब इसको ब्रेक करेगा तो एकदम डाउन हो जाता है प्राइस। तो ये प्राइस पैरेलल चैनल होते हैं, यहाँ से आप और ये अलग टूल है यानी इसमें ये कौन सा, हाँ ये फेबोनाची है। ये रिट्रेसमेंट फिबोनाची है, ये आपको बाद में समझ में आएंगे जब धीरे धीरे क्लासेस और आगे बढ़ेंगी। तो यहाँ से ये, हाँ ये रिस्क मैनेजमेंट। अब आप देखिएगा रिस्क मैनेजमेंट, अगर आप इस जगह पर बाय करते हैं किसी स्टॉक को, तो ये एक रिस्क मैनेजमेंट टूल यहाँ पे दिया होता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, इसको छोटा बड़ा कम कर सकते हैं। यानी इसको ये जो रेड कलर में होता है ये रिस्क को दर्शाता है। अब आप देखिएगा कि स्टॉप जो हमारी स्टॉप लॉस होगा 205 पॉइंट का होगा और टारगेट 236 पॉइंट का होगा। तो ये क्या कहलाएगा, 1:15। तो ये इस तरीके से अपने आप अपने रिस्क को मैनेजमेंट कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट ही सारा गेम होता है, रिस्क मैनेजमेंट का ही ये सारा गेम होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। हमें जब भी देखो, कोई भी आप बिजनेस कर लो, कोई भी आप बिजनेस कर लो, हर बिजनेस के अंदर लॉस का खतरा बना हुआ होता है, हर बिजनेस के अंदर। कि शायद कि अगर इसमें खुदा ना करे लॉस हो जाए, तो आपको क्या करना है। लॉस तो हर बिजनेस में होता है, लेकिन आपको करना क्या है? आपको करना है मिनिमाइज लॉस, यानी छोटा लॉस करना है, बड़ा लॉस हमें नहीं करना है। और आप वो पहले से ही डिसाइड रखिएगा कि हमें आज इतना लॉस लेना है। तो वो आप इससे इस टोल के जरिए क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। आप एंट्री उस जगह पे कीजिए जहां स्टॉप जो है वो, यानी स्टॉप लॉस जो छोटा बन रहा हो। अब मैं आपको समझा दूं कि स्टॉप लॉस क्या होता है, वो भी आप समझ लीजिएगा। स्टॉप लॉस एक हद मुकर्रर करें कि अगर कीमत इससे नीचे जाए तो आप नुकसान बर्दाश्त करने के बजाय खुद ब खुद इस स्टॉक को बेच दें। हमेशा पहले से तय करें कि आप एक तिजारत में कितना नुकसान, यानी एक ट्रेडिंग में कितना नुकसान नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, और इसी के हिसाब से फैसले करें। रिस्क मैनेजमेंट आपको ज्यादा सोच समझकर और महफूज तरीके से सरमायाकारी करने में मदद देती है। तो आप रिस्क मैनेजमेंट को अपनाइएगा, इसके बारे में मजीद आप रिसर्च कीजिएगा गूगल पे, या फिर आप कुछ और भी। लेकिन मैं आपको यहाँ जो बताने वाला हूँ आप समझिएगा, एक मिनट मुझे कीजिएगा, मैं आपको समझाता हूँ कुछ। रिस्क मैनेजमेंट आपको किस तरीके से करना है, यानी आप एक स्टॉक को क्या कर रहे हैं, 10 रुपए पर बाय कर रहे हैं, ठीक। 10 रुपए पर अब आप इस स्टॉक के अंदर क्या कर रहे हैं, रिस्क कितना लेना आपने जैसे एग्जांपल के लिए एक स्टॉक का प्राइस 10 रुपए है, और आपने क्या किया, 10 रुपए के स्टॉक को, एक मिनट मुझे, आपने 10 यहाँ पे 100 स्टॉक बाय किए, कितने, 100 स्टॉक आपने बाय किए। तो ये हो गए 1000 रुपए के, ठीक। आपका यहाँ पे 1000 रुपए लगा, यानी आपने जो बाय किए वो कितने बाय किए, एक वो 100 स्टॉक्स को आपने क्या किया, बाय किया, ठीक इस तरीके से। और इसमें आपके रुपए कितने लगे, 1000 रुपए, 1000 रुपए। अब आप ये डिसाइड कीजिएगा कि मैं 1000 रुपए में से कितना लॉस कर सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी कितनी है लॉस करने की, यानी मेरे अंदर कितनी क्षमता है कि मैं क्या मैं 1000 के 1000 को लॉस कर, नहीं ये तो बेवकूफ़ी होगी। 50% अगर मैं लॉस करूँ ये भी बेवकूफ़ी होगी। बल्कि आप कुछ परसेंटेज यहाँ पे
लॉस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखते हैं 1000 का 1% तो कितना बनता है, 1% 1000 का कितना बनता है, 1000 का जो परसेंटेज बनता है वो 10 रुपए बनता है। तो इतना स्टॉप लॉस कम से कम होना चाहिए आपका, यानी 1% या 2% अपने कैपिटल के। ये मैं ये कह रहा हूं, हालांकि बहुत बड़ा होता है ये भी। अगर यहाँ पे आपके 1000 रुपए लगे हुए हैं, अगर आपके 10 लाख रुपए यहाँ पे होते और 1% हम उसके निकालते, तो सीधा आपके 10,000 यहाँ पे क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। अगर आपके 10 लाख रुपए लगे होते, वो तो फिर जैसे आपका अमाउंट बढ़ता रहेगा तो उस हिसाब से आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी फिर वो मैनेजमेंट, वो आपको मैनेज करना होगा उसको। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सबसे कम क्या करना है, लॉस लेना है। ऐसा नहीं है कि बड़ा लॉस। अब लोग क्या करते हैं, आपने को पता था कि यहाँ से एक स्टॉक का प्राइस क्या होगा, 1 मिनट रुकिएगा, आपको पता होता है, आपने अच्छे से एनालिसिस भी की थी, आपको पता था कि इस जगह पे मैं बाय कर रहा हूँ, इस जगह पे मैं बाय कर रहा हूँ, यहाँ से प्राइस ऊपर की साइड जाएगा, क्या जाएगा, ऊपर की साइड जाएगा। हालांकि प्राइस यहाँ से ऊपर की साइड गया भी, ऊपर की साइड प्राइस यहां से गया भी, लेकिन क्योंकि इंसान कहते हैं ना कि एक लालच बढ़ जाती है, यह फील्ड ही एक ऐसा है, यहाँ पे प्राइस सामने ऊपर नीचे हो रहा होता है जो पैनल होता है। तो अब देखिएगा कि जो स्टॉक यहाँ पे 10 रुपए का था और अचानक वो स्टॉक यहाँ 15 रुपए का हो चुका है, लेकिन वो अपने टारगेट को बुक नहीं कर रहा है और सोच रहा है कि शायद यहां से ऊपर निकल जाए। तो अब वो स्टॉक क्या आता है, नीचे आता है। उसको पता था ये सपोर्ट जोन है, ये क्या है, सपोर्ट जोन है। अगर आपने सपोर्ट जोन को तोड़ेगी तो मार्केट क्या होगी, कि वो प्राइस क्या होगा, डाउन होगा। लेकिन फिर क्या करते हैं, यहां निकलते नहीं हैं। हालांकि इसने ब्रेकआउट किया इस जोन का, लेकिन वो क्या लालच में है कि यहाँ मुझे शायद कि ये वापस लौट कर आ जाए। अब देखिएगा कि जब उसका इतना बड़ा लॉस दिखता है, फिर वो मजबूर हो जाता है अपने स्टॉप लॉस को बुक करने पर। हाँ, अगर वो पहले ही निकल जाता है इसके ब्रेकआउट पर तो उसको छोटा लॉस होता है। अब यहाँ वो निकलेगा तो उसको क्या होगा, बड़ा लॉस होगा। क्योंकि अब ये प्राइस तो यहां तक गया था, अब वो सोचता है, हालांकि ये ऊपर गया लेकिन यहां तक वो रुक नहीं सकता। जो रिटेल ट्रेडर होते हैं उनकी साइकोलॉजी इस तरीके से काम नहीं करती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपना जो हो स्टॉप लॉस जो हमने डिसाइड कर रखा है उसी पर हमको निकलते निकलना है। ये सारी चीजें हमें अपने जहन में रखनी है। तो स्टॉप लॉस हमें पहले से डिसाइड रखना चाहिए, और स्टॉप लॉस हो सके, जहां तक हो सके अपना मिनिमाइज यानी छोटा स्टॉप लॉस रखें, और इसके साथ हम कोई कंप्रोमाइज ना करें। और टारगेट जो है वो भी आप एक अपना डिसाइड टारगेट रख सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म आप इस्तेमाल कर रहे हो, 5 साल 10 साल के लिए किसी स्टॉक को बाय कर रहे हैं, फिर उसमें तो आप तभी देखेंगे जब आपका समय आएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए किसी स्टॉक को बाय कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो या डिलीवरी में इंटरडे कर रहे हो, तो एक टारगेट डिसाइड कर लीजिएगा कि रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है इस स्टॉक का। तो ये सारी चीजें आप किससे अंदाजा लगाएंगे, टेक्निकल एनालिसिस से। तो टेक्निकल के अंदर आप महारत हासिल कीजिएगा। वो किस तरीके से आप कर सकते हैं, आपको दिन में कई कई मर्तबा चार्ट देखने होंगे, उन पर आपको वो जोन आइडेंटिफाई करने होंगे कि प्राइस ने क्या कुछ मूवमेंट यहाँ की और फिर उसके बाद क्या यहाँ पे हुआ। तो इस तरीके से आपको एक स्टॉक के प्राइस को क्या करना होगा, ट्रैक करना होगा, उसको अच्छे से एनालाइज करना होगा, उसको समझना होगा कि ये कैंडलें क्या किस तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पे कर रही। तो ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। देखो, आप सीख लोगे, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लिया, लेकिन जब तक प्रैक्टिस प्रैक्टिस आप नहीं करोगे, जब तक आप यहाँ पे मश्क नहीं करोगे, तो आपको इसके अंदर महारत हासिल नहीं होगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, महारत हासिल करनी, और वो इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे मश्क करनी है। मश्क क्या करनी है कि
किसी स्टॉक के चार्ट को आप देखें, उसके प्राइस के बिहेवियर को देखें कि वो किस तरीके से प्राइस चल रहा है। ये प्राइस ही तो होता है, ये कैंडलें जो होती हैं एक स्टॉक की कीमत ही तो होती है, कीमत को दर्शाती हैं ये कैंडलें, कि अब ये प्राइस यानी ये कीमत कहाँ पे जा रही है और ये किस तरीके से। तो इसके अंदर हमें महारत हासिल होगी वो चार्ट देखने से। आज की क्लास के यही कुछ खास टॉपिक थे। आने वाले क्लासेस या अगली क्लास के अंदर हम इन टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, यानी इंडिकेटर। हमें वो टूल्स चार्ट पर लगाने हैं जिनके जरिए हमें पता चल सके, यानी एक इशारा देने वाले टूल्स, यानी इंडिकेटर का मतलब होता है कि इशारा देना। तो बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो वो इशारा देते हैं कि हाँ अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है या डाउन आने वाला है। तो ये आने वाली क्लास के अंदर हम इंशाल्लाह बयान करेंगे। तो आज की क्लास के यही खास टॉपिक थे। हम क्लास को टाइम अच्छा 43 हो चुकी। आज की जो क्लास थी वो इन्हीं खास टॉपिक पर थी। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो ले लेते हैं। आज के कुछ जो मेन टॉपिक थे वो बयान कर दिया, आने वाली क्लासेस के अंदर इंशाल्लाह बयान करेंगे। ले लीजिएगा। जी। कफील फैज, आप अनम्यूट कर लीजिए। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी सर। फिर आज क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई थी। हाँ वो एक रीजन था, वो मैं मैसेज भी किया था पहले ही। वजह इसकी ये थी कि हमारे यहाँ कुछ मौसम साथ नहीं दे रहा है और लाइट का कुछ इशू था। तो इस वजह से सोचा क्यों ना थोड़ा सा टाइमली क्लासेस कर ली जाए। बाकी अगर कोई साथी अगर शामिल नहीं होगा तो उसको वीडियो की शक्ल में क्लास प्रोवाइड कर दी जाएगी। हाँ सर, प्रोवाइड कर दें, इसलिए कि हम वही 9:30 का ही टाइम समझ रहे थे और 9 बजे नमाज हमारे वहाँ रहती है, तो फरागत भी वही हो पाती है 9:30 तक। कोई नहीं कोई नहीं, वो वीडियोस तो देखो मैं कंटिन्यू वीडियोस आपके लिए अपलोड करता हूँ। देखिए कितना समय लगता है। देखो अब ये क्लास हुई, फिर ये रिकॉर्डिंग की जाएगी, फिर इसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग भी करते हैं, उसके बाद फिर वीडियो अपलोड होती है। अपलोड होने के बाद इसमें काफी समय लगता है, फिर आपके लिए वो ग्रुप के अंदर अपलोड कर देता है। इंशाल्लाह आइए क्लास पे अपलोड कर दी जाएगी। फिर एक खुलासा भी लिखा जाता है तहरीरी शक्ल में, फिर वो आपको अपलोड किया जाता है। काफी मेहनत है, बस दुआ कीजिएगा जी इंशाल्लाह। सर। जी सर, मेहनत तो आपकी है बहुत ज्यादा। और माशाल्लाह सारी चीजें आप भी समझ में भी आती हैं। लेकिन बस ये होता है, क्लासेस जो है ना दोबारा वीडियो तो नहीं तो देख लेते, जो क्लास हो चुकी है वो दोबारा जल्दी नहीं हो पाती है, वक्त भी नहीं निकल पाता है ना। जी जी अच्छा। बिल्कुल। अच्छा। चलो आगे लीजिएगा। सिराज अंसारी। सिराज अंसारी, अनम्यूट कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस लाइन जो है कहाँ लगाना, किस तरह लगाना है, कुछ समझ नहीं आया थोड़ा। देखिएगा, थोड़ा लेट से शामिल हो, थोड़ा दिखा दीजिए ना थोड़ा। दिखाते हैं दिखाते हैं। देखो, जब भी आप किसी सपोर्ट लाइन को ड्रॉ करना चाहते हो, ठीक, किसी सपोर्ट, एक मिनट रुकिएगा, मैं ये सारी चीजें यहाँ से remove कर। देखिएगा, आप अगर किसी सपोर्ट लाइन को ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2 या 3 पॉइंट को अटैच करना होगा, ठीक, अटैच करना होगा। आप देखिएगा, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। फिलहाल अगर प्राइस यहाँ पे कहीं पे रुका हुआ है, यहाँ प्राइस है, तो हमने ये लाइन ड्रॉ की, ठीक। तो इस तरीके, क्योंकि यहाँ प्राइस ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है इस तरीके, यानी 1 या 2 पॉइंट को हमें मिलाना होता है इस तरीके से। अगर हम यहाँ देखते हैं, ये देखिए,
यहाँ एक दफा तो यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर एक दफा यहाँ रेजिस्टेंस लिया, अब यहाँ प्राइस आया हुआ है। अब देखते हैं कि ये रेजिस्टेंस यहाँ लेगा या नहीं लेगा। तो इसी तरीके से आप सपोर्ट लाइन को भी इसी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। यानी उसमें जितना हो सके पॉइंट्स को मिलाना होता है, अटैच करना होता है कि हाँ अब ये आज यहाँ रुका, फिर इससे पहले भी यहाँ रुका था और यहाँ भी रुका था, तो ये एक सपोर्ट लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। ये सपोर्ट जोन वो किया जाएगा यहाँ पर डिसाइड। तो इस तरीके से सपोर्ट आप डिसाइड, और ट्रेंड लाइन अगर आपको ड्रॉ करनी होती है तो उसमें भी हमें 3 पॉइंट को मिलाना होता है। ठीक, 3 या 2 या 3 जितना भी आप लेंगे इतना बेहतर होगा। इस तरीके से अब आप देखिएगा यहाँ पे कितने वो एक एक जोन तो ये हो गया यहाँ पे मिला, फिर एक ये अटैच हो गया, 2 हो गए, इसी तरीके 3 4 5 तरीके से हमें अटैच करने होते हैं 2 या 3 को। पॉइंट को अटैच करने के बाद ट्रेंड लाइन हमारी ड्रॉ हो जाती है, और यही इसमें होता है। एग्जैक्टली। लीजिएगा। जजाक। शाहिद चंपारनी, अनम्यूट कर लीजिए आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे ख्याल से सर ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर मजीद क्लासेस हों, क्योंकि ये अहम है। बिल्कुल जी। बिल्कुल। जी जी, कुछ शेयर अगर लाइव हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा दिन में, ताकि हाँ, उसमें कुछ क्लास लाइव में क्लैरिफाई। लेंगे हम इंशाल्लाह। वो आखिर की 1 2 क्लास जो होगी वो लाइव ही होगी मार्केट में इंशाल्लाह। जी जी, तो इंडिकेटर के ताल्लुक से अगर कुछ ज़्यादा, चूंकि असल वही है, बकिया तारीफात और सारी चीज़ें तो आदमी को समझ में आ ही गई होगी, लेकिन ये चूंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस ये थोड़ा अहम होता है, उसमें लोगों को थोड़ा सा मशक करने का भी अगर मौका मिले तो ज़्यादा आसानी रहेगी। इंशाल्लाह ज़रूर। जी। अबू बकर हनफी को। अबू बकर हनफी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, मैंने धन ऐप पर वो बनाई थी आईडी, हाँ जी। डीमैट अकाउंट ओपन किया था, तो प्रैक्टिस करने के लिए देख रहा था मैं, एक वो शेयर खरीदा था। जी। तो फिर उसको सेल करने का इरादा किया प्रैक्टिस के लिए, तो वो सेल नहीं हो रहा था। अच्छा, तो वो क्या तो वो, टीपिंग मांग रहा होगा? जी वो CDSL का हाँ, तो उसके लिए वो पिन खुल बना रहा है लीजिएगा पेज। ना। वो क्या होता है पिन, कौन सा पिन डालना होता है वहाँ पर? टी पिन मांग रहा है। हाँ, टी पिन फॉरगेट वो कर लीजिएगा, वो आपकी ईमेल पे आ जाएगा। अच्छा सर। जी, आगे लीजिएगा, एमडी तनवीर को फिर लीजिएगा। उसके बाद चालू हो जाएगा? हाँ, चालू हो जाएगी, कोई इशू नहीं। वो तो बहुत आसान, मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा आप किस तरीके से वहाँ पे कर सकते हैं। ओके सर, शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से ये हमें चार्ट में कितना टाइम फ्रेम में देखना पड़ता है सर? फिर भी एक मैक्सिमम, जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग हम लोग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग में हमारा कितना टाइम फ्रेम है सपोर्ट जितने और रेजिस्टेंस के एक लिए? मैं आपको बता देता हूँ, जितने बड़े टाइम फ्रेम में आप चार्ट को देखेंगे इतना ही चार्ट का व्यू हमारे सामने क्लियर होगा। ठीक, समझ में आया? यानी जितने बड़े टाइम फ्रेम में आप एक चार्ट को देख रहे हो, तो इतना ही अच्छा हमारे सुबह सामने आएंगे ना आप? चार्ट का जो व्यू है वो क्या होगा, क्लियर होगा। वो जी सर। अब देखिएगा कि ये चार्ट है, और इस चार्ट को मैंने क्या किया है, मंथली टाइम फ्रेम पे, मंथली वीकली टाइम फ्रेम पे इस्तेमाल किया है। अब आप देखिएगा कि मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम पे, म्यूट कीजिएगा ना इनको एक बार, मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम पे डाल देता हूँ। आप देखिएगा इस चार्ट के अंदर जो नॉइज थी वो बिल्कुल क्या खत्म हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब हम जो एक तो रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो वीकली में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तलाश करने होंगे।
यानी वीकली में, अगर हम महीने या एमडी भाई, आपके बैकग्राउंड पे बहुत नॉइस है, आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। आप देख सकते हैं, अगर यानी अगर आपकी जो पोजीशन है, जो आपने स्टॉक बाय किया है, वो अगर स्विंग ट्रेडिंग यानी महीने या 1.5 महीने के लिए, तो आप देखिएगा एक वीकली टाइम फ्रेम पे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्टॉक के अंदर कहाँ बन रही है। तो अब देखिएगा कि इस तरीके से आपको तलाश करने होंगे, छोटे टाइम फ्रेम में नहीं बल्कि बड़े टाइम फ्रेम पे वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और उनकी ज्यादा कदर की जाती है, उनको ज्यादा प्राइस अहमियत देता है जो बड़े टाइम फ्रेम पे होते हैं। और इसी तरीके से हमें बड़े टाइम फ्रेम पे ही एक व्यू, यानी एक स्टॉक का जो व्यू होता है वो क्या होता है, क्लियर होता है बड़े टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम पे ही स्टॉक का व्यू हमारे पास क्या होता है, क्लियर होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, एक 2 पॉइंट 3 पॉइंट हमने बड़े टाइम फ्रेम पे मिलाए। अब आप इसको अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, देखिए अगर डेली टाइम फ्रेम पे, तो हमें यहाँ पे कुछ और चीजें नजर आ जाएंगी। अब आप देखिएगा, ये आप देखिएगा कि ये हमारे लिए अभी क्या है, ये अप ट्रेंड में है, हम इसको अप ट्रेंड में मानेंगे। क्योंकि जब तक ये अपने इस ट्रेंड लाइन के नीचे ना आ जाए, या यहाँ पे ये सपोर्ट जो इसने लिया था या इस सपोर्ट के नीचे ना आ जाए, तब तक हम क्या करेंगे, जब भी ये डंपिंग मारेगा ये स्टॉक, हम इसको बाय करते हुए जाएंगे, क्योंकि ये अपने रजिस्ट वो सपोर्ट लेवल से ऊपर है, जो बड़े टाइम फ्रेम की इसकी सपोर्ट है। क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं ना, बड़े पैसे वाले, वो बड़े टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें भी बड़े टाइम फ्रेम में एक स्टॉक को एनालाइज करना चाहिए, ये सबसे बेटर होता है। चलिए आगे ले लीजिएगा, किसी का जी क्वेश्चन। सर। सर जी थोड़े से। जी। मेरा एक, मैं हालांकि रोज चार्ट देखता हूँ सर, लेकिन मैं कभी ये समझ नहीं पाता कि अगर जैसे कि मैं मंथली टाइम फ्रेम पे अगर चार्ट को देख, सपोर्ट लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया, तो एक कैंडल जो होती है उसमें अगर मंथली में लगाए तो एक कैंडल एक महीने की, जी ठीक है बिल्कुल। सर, या वीकली में देखें तो एक वीक का एक कैंडल है। यस। अब जैसे कि हम हमें स्विंग ट्रेडिंग एक हफ्ते का या 3 दिन 2 दिन का है, ये देखना होता है स्विंग जी ट्रेडिंग। तो फिर अगर इतना पीछे रजिस्टेंस या इतना पीछे का सपोर्ट देखें तो फिर सर हमारा तो साल साल लग जाएगा। नहीं, अब मैं आपको क्या समझाया था, अभी यही तो चीज मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे आप देखिएगा, इस चीज के अंदर मैंने आपको यही देखने के लिए दिखाता हूँ आपको। देखिएगा, अब आप अब ऐसा तो नहीं है, देखिएगा, अब ये हमने पीछे ड्रॉ की थी ये रेजिस्टेंस लाइन, और हमारा प्राइस यहाँ कहीं चल रहा था, ठीक। अब जी हम सर। इसके ब्रेकआउट पे क्या करेंगे, एंट्री बनाएंगे। इसके ब्रेकआउट पे जैसे ही प्राइस यहां से ऊपर निकला, तो हम क्या कर लेंगे, एंट्री बना लेंगे, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल था इसके लिए अभी तक। जब, क्योंकि ये पे अब रेजिस्टेंस लेवल था, अब जब प्राइस इससे ऊपर निकलेगा तो ये एक सपोर्ट लेवल बन जाएगा, सपोर्ट वाली लाइन बन जाएगी। क्योंकि अब जी यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेगी, ये रेजिस्टेंस था पहले इसके लिए, जब प्राइस यहाँ था, जब सपोर्ट को क्रॉस किया, हालांकि ये वीकली टाइम फ्रेम पे था। अब अगर इसको देखो, मैं ये डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम, हाँ, और ये रेजिस्टेंस जो था ये वीकली टाइम फ्रेम का था, ठीक। और प्राइस यहाँ कहीं जी था एक डेली कैंडल पर। तो हमने यहाँ कहीं इसको बाय किया, और हमारा ये समझते हैं कि 1 महीने या 2 महीने के लिए ट्रेड हमने इनिशिएट किया है। और अब स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, वो या तो नियर बाई जो स्विंग लो है उस पे आप लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको डिसाइड करना होता है। अब यहाँ से प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाता है, या आप इसके ब्रेकआउट पर एंट्री करते हैं और कहते हैं कि हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस सपोर्ट, क्योंकि अब ये सपोर्ट बन जाएगी पहले रेजिस्टेंस ही, तो इस सपोर्ट लाइन के ब्रेकआउट पे हमारा स्टॉप लॉस भी होगा। तो ये यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका अगर नीचे आ जाता है तो स्टॉप लॉस आपको लेना होगा, क्योंकि यहाँ से प्राइस डाउन जा सकता है। क्योंकि जी यहाँ सपोर्ट नहीं ले रहा, प्राइस नीचे आ रहा है। अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ और फिर यहाँ से एक बार सपोर्ट लेकर प्राइस
ऊपर जा रहा है तो हम कंफर्मेशन का वेट कर सकते हैं। ये हमें और कंफर्मेशन मिल चुकी है कि हाँ वाकई अब ये जो पोजी पॉइंट था ये एक सपोर्ट लेवल बन चुका है वीकली का। सपोर्ट, हालांकि वीकली पे हमने ड्रॉ किया, वीकली का ये एक सपोर्ट है जो इम्पोर्टेंट, यहाँ पे मार्केट इसकी इसको अहमियत दे रहा है और मार्केट यहाँ से ऊपर। तो हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, या फिर जो कहते हैं एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं वो पहले ही ब्रेकआउट पे एंट्री कर लेते हैं। अगर जो कहते हैं थोड़े से सबर वाले होते हैं वो थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट करते हैं, कंफर्मेशन इस तरीके से कि हाँ वाकई अगर यहाँ से सपोर्ट लेगा तो फिर हम ले लेंगे। तो इस तरीके से हम अब ये इंटरडे में हमने पोजीशन बनाई यहाँ से, और इसका स्टॉप लॉस अब आप देखिएगा कहाँ तक ये प्राइस मूवमेंट कर कर जाता है। तो इस तरीके से बड़े टाइम फ्रेम पे हमें एक व्यू क्लियर हो जाता है कि वाकई इस स्टॉक का ट्रेंड क्या है और ये किस साइड जाने वाला होता है। उसी के साथ बाकी हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाती है, और फिर उन्हीं पे हम काम करें। वो छोटे टाइम फ्रेम पे वहां पे काम करते हैं, क्योंकि जो बड़ा टाइम फ्रेम का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है तो उसको बड़े पैसे वाले इस्तेमाल करते हैं, तो वो वहीं से उसको भगाएंगे, चलाएंगे स्टॉक्स को। जी सर, जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी जी, थैंक यू। और सर वो लास्ट में एक आप उसमें मार्जिन का वो एक टूल दिखाया है सर। रिस्क मैनेजमेंट वाला टूल, हाँ वो। हाँ हाँ, रिस्क मैनेजमेंट वाला टूल, वो भी थोड़ा अच्छा से समझा देते तो सर बेहतर होता मेरे ख्याल से। वो उसको क्योंकि हमें तो इतना कैलकुलेटर करना आता नहीं ना सर। हाँ तो देखिए, वो टूल हमें जब बताता है तो वो जी देखिए ये वाला ये यहाँ से आप देख सकते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक तो होता है लॉन्ग पोजीशन, एक होता है शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन अगर आप बाय कर कर जा रहे हैं किसी स्टॉक्स को तो उसमें लॉन्ग पोजीशन लगाएंगे, अगर शॉर्ट कर कर जा रहे हैं यानी बेच कर जा रहे हैं तो उसमें शॉर्ट पोजीशन अब लॉन्ग पोजीशन। अब एग्जांपल के लिए इस ग्रीन कैंडल पे रेड कैंडल है और इस ग्रीन कैंडल पे हमने बाय किया, ठीक, और हमारा स्टॉप लॉस ये सपोर्ट लाइन है, ठीक, ये सपोर्ट लाइन। तो हम जी इसको हम यहाँ बिल्कुल इस पे लाकर छोड़ देंगे। अब देखिएगा कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो कितने 52 पॉइंट का है, यानी 1% का है, सिर्फ 1% .16। तो ये आपका स्टॉप लॉस बनता है, ठीक। और इसी तरीके से अब आप अपने टारगेट को डिसाइड कर सकते हैं, आप अपने टारगेट को कहाँ तक ले जा सकते हैं, छोटा ले जा सकते हैं। और हमेशा अपने जो आपने स्टॉप लॉस डिसाइड किया है उससे आप अपना टारगेट डबल रखिएगा हमेशा। क्या रखिएगा? डबल या ट्रिपल रखिएगा, डबल। ठीक। हाँ, तो अब देखिएगा हमारा जो टारगेट है वो क्या है, 405 पॉइंट का, ठीक। और ये बनता है 8.29% का, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप स्टॉप लॉस वो और टारगेट ये सब यहाँ पे दे, और ये पोजीशन जो होगी 1:7, यानी आप 56 के बदले में, आप अगर 56 पॉइंट लॉस करना चाहते हैं उसके बदले में आपको यहाँ पे टारगेट कितना मिला है, यानी 7 गुना ज्यादा, यानी 400। जी सर। तो इस तरीके से इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक आसान होता है थोड़े से पॉइंट और परसेंटेज वाइज में कैलकुलेट करने के लिए, तो बाकी कुछ जी नहीं है। जी सर, जी जी, जी, थैंक बहुत बहुत शुक्रिया। जी अगर किसी का और सवाल है तो कर लीजिए क्विकली। जी साजिद आप अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, मैं मालूम कर रहा था कि लाल कैंडल क्या को दर्शाती है जी। यू। रेड कैंडल जी ये सेलिंग को दर्शाती है, यानी यहाँ से प्राइस नीचे जाने वाला होता है। ठीक है। थैंक यू। ठीक है जैद अहमद, मैं अब लैपटॉप में थोड़ी चार्जिंग भी कम है, ये जी वीडियोस जी जी। इंशाल्लाह फिर और क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। और एक बाकी अगर एक दो दिन किसी मैं नहीं रह सकूंगा क्लास में, सफर में रहूंगा थोड़ा। कोई इशू नहीं। ठीक। और आप एक काम ये कीजिए, अगर किसी को पर्सनल कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सअप वो आप अवेलेबल है, आप वहाँ भी कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।